हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कैंडिड। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड नाम की स्टोरी देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसको माइकल मोरपुर्गो ने लिखा है और ये जो स्टोरी है ये पीस यानी शांति कैसे बनाए रखते हैं उसके रिलेटेड ये स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। The best Christmas present in the world is the short story written by Michael Morpurgo। कि ये जो स्टोरी आपके बुक में दी हुई है, फर्स्ट स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसको लिखा है माइकल मोरपुर्गो ने। ठीक है, अभी थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। कौन है सर माइकल मोरपुर्गो? इज एन इंग्लिश बुक ऑथर, पोइट एंड प्ले राइट। कि ये जो ऑथर है आपके स्टोरी के, ये जो राइटर है, ये कौन है? एक तो इंग्लिश बुक ऑथर है, पोइट है और प्ले राइट भी है। यानी एक तो बुक्स लिखते हैं, पोएम्स भी लिखते हैं, और प्ले राइट मतलब जो ड्रामास लिखते हैं, प्ले लिखते हैं, उसको प्ले राइट कहते हैं। ही इज नॉन बेस्ट फॉर चिल्ड्रंस नॉवेल सच एज वॉर हाउस। इनकी जो बच्चों की नॉवेल है, इसकी वजह से ये बहुत ही जाने माने हैं। ठीक है, यानी ये बच्चों के रिलेटेड जो नॉवेल्स आती है, चिल्ड्रंस नॉवेल्स, ठीक है, उनमें ये बहुत ही फेमस है। और इनकी सबसे ज्यादा फेमस चिल्ड्रन नॉवेल का नाम है वॉर हाउस। ठीक है, ये आपको अगर पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ठीक है, इनकी ये जो नॉवेल है बहुत ही फेमस है, वॉर हाउस। द थीम ऑफ द स्टोरी डिपिक्ट्स द ब्रदरहुड एंड यूनिवर्सल हैप्पीनेस। ठीक है, कि इस ये जो अभी आप स्टोरी पढ़ने वाले हो, ये स्टोरी आपको कौन सी पिक्चर दिखाती है, मतलब क्या सिखाती है? तो एक तो ब्रदरहुड का मैसेज देती है, मतलब भाईचारा रखना चाहिए, और दूसरा है यूनिवर्सल हैप्पीनेस, मतलब ऐसी हैप्पीनेस जो सबके लिए हो, जो हर जगह हो, ऐसी हैप्पीनेस को यूनिवर्सल हैप्पीनेस कहते हैं। तो दो मैसेज आपको देती है कि एक तो भाईचारा बना के रखो और हर जगह पे खुशियां बांटते रहो, ऐसा एक मैसेज इस स्टोरी में से मिलता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between British and the German in 1914. Can you guess which war it was? ठीक है, कि यहाँ पे जो बात की है कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे डेट्स और पीरियड्स होते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना बहुत ही, मतलब हमको याद रखने चाहिए। द स्टोरी यू विल रीड, के यहाँ पे अभी आप जो स्टोरी पढ़ने वाले हो, इसमें कुछ डेट्स और इवेंट्स आने वाली है। वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914, एक जो यहाँ पे दिया हुआ ईयर 1914 के, जिसमें ब्रिटिश और जर्मन के बीच में एक लड़ाई हुई थी। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हो कि ये वॉर कौन सा होगा? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू? 4 July 1776, 17 December 1903, then after 6 August 1945, then 30 January 1948, and 12 April 1961 and 20 July 1969। तो ये जो डेट्स दी हुई है, तो इन डेट्स को क्या क्या हुआ था और इनका आंसर आपको अगर चाहिए तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 पे मिलेगा, जिसको हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो फिलहाल तो हम इसको पेंडिंग रखेंगे। ठीक है, आपकी भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम इन आंसर्स को ढूंढे टेक्स्ट बुक में से। बाकी इस चैप्टर, इस लेसन का जो लास्ट पार्ट होगा, इस लेसन को मैंने 3 पार्ट में जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे ही मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें सेकंड पार्ट, एंड देन आफ्टर वी विल लर्न थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट की एंड में मैं आपको इसके आंसर्स दूंगा। तब तक अगर आप बहुत ही क्यूरियस हो तो ढूंढ लीजिए, इस वॉर का नाम भी ढूंढ लीजिए और इन डेट्स को क्या हुआ था वो भी ढूंढ लीजिए। ठीक है, सो अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk। कि मैंने उस चीज को एक कबाड़ी की दुकान पे, यानी जो ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की जो दुकान है, उसमें मैंने इस चीज को ढूंढा। कौन सी चीज को ढूंढा? अ रोल टॉप डेस्क, मतलब एक टेबल। ठीक है, उस टेबल को उसने कहाँ पे ढूंढा? एक जंक शॉप, यानी जो कबाड़ी की दुकान होती है, ब्रिडपोर्ट में कबाड़ी की एक दुकान है, वहां पे जो राइटर है उन्होंने एक टेबल देखा। The man said it was early 19th century and oak।
कि वहां पे जो कबाड़ी वाला था उसने ऐसा कहा कि ये जो टेबल है ये 19th सेंचुरी से मतलब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग का टेबल है, मतलब बहुत ही पुराना टेबल है और ओक का बना हुआ है। ओक एक वुड होता है, उसका बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, कि मुझे एक टेबल तो चाहिए ही था, लेकिन मैंने जब मार्केट में देखा तो बहुत ही महंगे महंगे टेबल्स थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग clumsily mended, scorch marks all down one side। कि फिर ये जो टेबल था मैंने जब देखा तो ये बहुत ही खराब कंडीशन में था, बहुत ही बुरी हालत में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, के कुछ जगह से तो कुछ टूटा हुआ भी था। वन लेग क्लमजीली मेंडेड, के जो उसका एक पैर था, 4 पैर होते हैं, 4 उनमें से एक जो पैर था उसको तो बहुत ही बुरी तरह से मतलब रिपेयर किया हुआ था, बहुत ही केयरलेसली। क्लमजीली मतलब बहुत ही केयरलेसली उसको मेंड मेंड मतलब रिपेयर करना, तो उसको बहुत ही खराब तरह से रिपेयर किया हुआ था। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, के उसके ऊपर जले के निशान भी थे, मतलब कुछ जल जाता है तो ऐसे उसके ऊपर निशान भी थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे जल गया हो कहीं से। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, कि वो बहुत ही कम पैसों में बिक रहा था, पूरा डैमेज था, तो ऑब्वियसली बहुत ही कम पैसों में बिकेगा। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसको रिस्टोर कर लूंगा, मतलब रिपेयर कर लूंगा, जहां जहां से ये टूटा हुआ है मैं उस वहां से इसको रिपेयर कर दूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। हाँ, इसमें एक रिस्क था, एक चुनौती भी थी, लेकिन मुझे तो ये चाहिए ही था। I paid the man and bought it back to my workroom at the back of the garage। कि फिर मैंने उसके लिए पे कर दिया उस इंसान को, कबाड़ी वाले को, और फिर उसको मैं अपने वर्क रूम में लेके आया और फिर मेरे गैरेज के पीछे मैंने उसको रख दिया। I began work on it on Christmas evening, और मैंने इसके ऊपर क्रिसमस इवनिंग के दिन इसके ऊपर काम शुरू किया, इसको रिपेयर करना शुरू किया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers, के इसके ऊपर का जो टॉप था, रोल टॉप, उसको मैंने पूरी तरह से उखेड़ दिया, निकाल दिया, और जो ड्रॉवर्स थे उनको भी मैंने पूरी तरह से खींच लिया। The veneer had lifted almost everywhere, कि जो विनीर यानी जो सरमाइका होती है वो पूरी तरह से उखड़ चुकी थी हर जगह से। It looked like water damage to me, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके ऊपर पानी का डैमेज हुआ हो। कभी भी किसी भी वुड की चीज के ऊपर पानी गिरता है तो वो वुड की चीज पूरी तरह से खराब हो जाती है, तो मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा था कि हाँ, इसको वाटर डैमेज हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, पानी और आग दोनों ने मिलके अपना अपना काम तमाम कर दिया इस टेबल के ऊपर, मतलब उन्होंने इस टेबल को पूरी तरह से डैमेज कर दिया, पूरी तरह से उसको बर्बाद कर दिया है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, के जो लास्ट ड्रॉवर था, एक सब ड्रॉवर निकल गए लेकिन एक जो एज अ लास्ट ड्रॉवर था वो बहुत ही शट टाइट, मतलब बहुत ही टाइट तरह से उसको शट किया हुआ था, बंद किया हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू एज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत ही ट्राई किया कि मैं इसको बाहर निकालूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और फिर लास्ट में तो मैंने इसके ऊपर बहुत जोर से, मतलब बहुत ही जोरदार पावर लगाया, मतलब अपनी जितनी ताकत थी वो उसके ऊपर लगाई। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer। और फिर मैंने अपनी जो ताकत लगाई उसमें मैंने अपना जो मुक्का, माय फिस्ट मतलब मुक्का, मैंने उसको जोर से मुक्का मारा और उसमें से ये जो ड्रॉवर है ये बाहर आया, रिवील मतलब सामने आना। एक दूसरा एक छोटा सा अंदर से शैलो स्पेस था, मतलब नैरो टाइप का स्पेस था, और उसमें था एक सीक्रेट ड्रॉवर, मतलब ड्रॉवर में भी एक ड्रॉवर था, और जो ड्रॉवर था वो एक सीक्रेट ड्रॉवर था। There was something in there, और उस ड्रॉवर में भी कुछ था। I reached in and took out a small black tin box, और फिर जैसे ही मैंने देखा तो उसमें से मैंने एक छोटा सा टिन बॉक्स बाहर निकाला, मतलब उसको राइटर को क्या होता है, राइटर को एक छोटा सा टिन बॉक्स मिलता है जो ब्लैक कलर का होता है। अभी राइटर क्या करते हैं तो देखो, सेलोटेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting। अभी राइटर जैसे ही बॉक्स निकालते हैं तो वो देखते हैं कि उसके ऊपर सेलो टेप यानी एक पट्टी लगी हुई है, और उस पट्टी के ऊपर एक नोट पेपर है, और उसके ऊपर बहुत ही शेकी हैंडराइटिंग, मतलब हाथ कांपते हो ऐसे हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। तो क्या लिखा हुआ था देखो, जिम्स लास्ट लेटर, कि ये जो लेटर है जिम का लास्ट लेटर है, जिम के लिए एक लास्ट लेटर है। रिसीव्ड January 25
1915 के जो जिम ने ये लेटर लिखा है, यानी ये जो जिम का लेटर है ये लास्ट लेटर है। कौन सी डेट को लिखा हुआ था ये लेटर? 25 जनवरी 1915, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। अभी ये जो जिम ने ये जो लास्ट लेटर लिखा है कि ये मेरे साथ दफना देना, जब मेरी डेथ हो तब इस लेटर को मेरे साथ दफना देना। ठीक है, अभी क्रिश्चियन जो होते हैं उनमें दफनाया जाता है, तो इसीलिए लिखा है कि इस लेटर को मेरे साथ दफना देना। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. मैं जानता था कि किसी और का बॉक्स ऐसे खोलना फिर उनकी ये चीजें पढ़ना ये सही नहीं था, मैं ये बात जानता था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। लेकिन जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, ये जो मेरे अंदर जानने की इतनी इच्छा थी, बहुत ही प्रबल इच्छा थी, इसकी वजह से मेरे जो स्क्रपल्स थे उनसे ज्यादा बेटर मेरी क्यूरियोसिटी थी। स्क्रपल्स मतलब हेजिटेशन होना, कुछ गलत करने से पहले मन में एक ख्याल आना कि ये गलत है, लेकिन इससे ज्यादा तो मेरी क्यूरियोसिटी थी। मुझे ये जो जानने की जो इच्छा थी वो बहुत ही मतलब ज्यादा प्रबल थी, इसकी वजह से मैंने आखिर में उसको देख लिया। इट यूजुअली डज, और फिर ऐसा तो होता ही है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और जैसे ही मैंने ये टिन बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक एनवेलप था, एक कवर था जिसमें लेटर लिखते हैं। तो वो एनवेलप पे क्या लिखा था? द एड्रेस रीड, कि मैंने वो जो एड्रेस था उसको पढ़ा। मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ठीक है, कि जिसने ये लिखा है लेटर उसका ये एड्रेस लिखा हुआ है, सॉरी, जिसको ये लेटर लिखा गया है उसका ये एड्रेस लिखा हुआ है। किसको ये लेटर लिखा गया है? मिसेस जिम मैकफरसन को। 12 कॉपर बीचेस उनका एड्रेस है, ब्रिडपोर्ट में, डॉर्सेट में वो रहते हैं। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और जैसे मैंने उस लेटर को निकाला और उसको मैंने खोला। अनफोल्डेड इट मतलब मैंने उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। वो पेंसिल से लिखा था और उसके टॉप में सबसे ऊपर डेट लिखी हुई थी December 26, 1914। ठीक है, अभी जो जिम का जो लास्ट लेटर है वो कब रिसीव होता है? January 25, 1915। और ये जो लेटर जिम मिसेस जिम मैकफरसन को लिखा हुआ है वो कौन सी डेट को लिखा हुआ है? 26 दिसंबर 1914। ठीक है, ये आपको डेट्स भी याद रखनी है, कौन लेटर लिखता है, किसको लिखता है, ये भी आपको याद रखना है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं, जो अगली वाली वीडियो यानी इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है उसमें हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं कि इस लेटर में एक्चुअल में क्या लिखा था। उसमें मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा कि लेटर में क्या लिखा हुआ है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे जाने वाले हैं। सो चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, आप देखते रहना चैनल के साथ, चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इसके बाद वाला जो पार्ट है वो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, सो चैनल के साथ जुड़े रहना, और हो सके तो नोटिफिकेशन बटन भी आप ऑन कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।